नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली के जिन क्षेत्रों में दिन में 2 बार पानी की आपूर्ति की जाती है, वहां अब 1 बार ही की जाएगी। दिल्ली सरकार के अनुसार हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था से बचाए गए पानी को अन्य प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार से बात करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अगर 1 या 2 दिन में पर्याप्त पानी नहीं मिला तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज़ में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, जहाँ पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज़ की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहाँ पर 2 टाइम पानी आ रहा है वहाँ पे 1 टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहाँ पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है, और आज की स्थिति में हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल ज़ीरो वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है परेशानी होगी, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर हमला किया गया था। कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 30 हजारी कोर्ट में पेश किए जाने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अब विभव को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजकोट में टीआरपी गेम जोन के मालिकों में से एक प्रकाश हिरन की पिछले हफ्ते गेमिंग सेंटर में लगी भीषण आग में मौत की पुष्टि हो गई है। इस त्रासदी में बच्चों समेत 30 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने डीएनए टेस्ट के माध्यम से प्रकाश हिरन की पहचान की पुष्टि की है। घटनास्थल पर मिले अवशेषों से लिए गए नमूनों का प्रकाश की मां के डीएनए से मैच किया गया, जिससे उसकी मौत की पुष्टि हुई है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए। आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। भाइयों और बहनों,
अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बड़ा दावा कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार करेगा, ये स्लोगन दिया। आमजन के मन में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार की भावना है। 4 जून को अब परिणाम आएगा, एनडीए 400 पार करेगा। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यूपीए सरकार के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने की कुत्सित मंशा के साथ लाई गई थी। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है। वहां पे तो संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। पीएससी में, उत्तर प्रदेश की पीएससी में 15% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पार्टी का जगजाहिर जो चरित्र है, जगजाहिर है। आरजेडी में लालू जी पहले बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसलमानों को वे आरक्षण का लाभ देंगे। टीएमसी के एक फैसले को अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहनें मार्केट और ऑफिस नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में दबा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में किया भी गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की पहली संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो महिलाओं को विधानसभा
और संसद में 33% आरक्षण की सुविधा देता है। और बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। ये देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और शरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को यूपी में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के पक्ष में चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के मुस्लिम आरक्षण पर समीक्षा वाले बयान पर भी ओवैसी ने पलटवार किया। तो उत्तर प्रदेश में हम PDM का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्ज़ापुर भी हम गए थे, तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहां जहां PDM के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से दलितों से। देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर, और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुजरावाला बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर विपक्षी दल PM मोदी को निशाना पर लिए हुए हैं। इस बीच हाल ही में राजद नेता मनोज झा ने PM मोदी को उनके ही बयानों को लेकर घेरने की कोशिश की। जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, पोटी, बिजली काट देगा, ना बोले ना। मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं कि बहुत जल्द ये जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व लिखे जाएंगे। नीतीश जी के साथ जो आधार समूह है वो बड़ा चोटिल महसूस कर रहा, ठगा हुआ महसूस कर रहा। वो जिस दिन उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना पकड़ाया गया था, वो छवि बिहार को और उनके समर्थकों को आहत कर गई। तो जो कोई भी समर्थक समूह जब आहत होता है ना, उसका दबाव अपने नेता पे होता है। असल में 2 नौकरशाह और 2 राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का ठेका ले चुके हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को अभी चूंकि चुनाव के बीच में तो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उस आधार समूह के आहत होने की आहट उन्हें भी। अच्छा, ये कांग्रेस के नेता मनीशंकर यादव जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है भारत चीन को लेकर, मैं तो सीधे कहता हूं, उन्होंने जो कहा उससे तो खुद कांग्रेस ने किनारा किया। कहां को आप लोग उठा करके वो सवाल पूछ रहे हैं? अरे मुजरा पर बात करिए, जो प्रधानमंत्री जी का प्रिय शब्द हो गया है आजकल। और हां, चीन की बात आएगी तो हम प्रधानमंत्री जी से वो आंख चाहेंगे लाल वाली। गलवान के पूरे मसले पे प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कोई घुसा नहीं, आज तक हम कान में गूंजती है इस देश को।
हमने जवान शहीद होते हुए देखे होंगे। शहादत सिर्फ ये नहीं होती कि फूल माला चढ़ा दी, शहादत के बाद आपने क्या कार्रवाई की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और न्यायपालिका ज्यादा वोट रही है और वोट जिहादी को बढ़ावा दे रही है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडिया, पाकिस्तान, जिहाद, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली काट देगा ना बोले ना, मुजरा ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं। कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे, आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं, कैमरे से डिस्टर्बेंस होगी। ध्यान करिए और कहिए कि बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, कुछ ही दिनों में मोदी जी पूर्व पीएम होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर जो खबर आ रही है पूरे देश से, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो अपने ही देश के समुदायों को टारगेट ना करे, जो झूठ ना बोले। अतिशय झूठ बोलते हैं संविधान को लेकर के, कह रहे हैं कि आरक्षण मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। नौकरियां किसने खत्म की? आरक्षण का मूल जो हमारा जो प्रावधान है वो धारा 15 और धारा 16 है संविधान की, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी। तो प्रधानमंत्री जी, ये दिव्य ज्ञान आरक्षण खत्म करने का आपको आ रहा है नागपुर से, जिसको वो किताब है ना गोलवलकर साहब की, बंच ऑफ थॉट। तो जाहिर तौर पर आपके मनसा वाचा कर्मणा में वो हावी है, इसलिए देश आपको 4 जून को बाय बाय कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद है मोदी और शाह जी की जगह लेने जा रहा है इंडिया एयरलाइंस, और अब अमित शाह साहब चिंतित तो हैं। आप खास करके मोदी जी और अमित शाह जी को देख लीजिए, उनकी भाषा में जो गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन मुजरा बोल दिया, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है। उन्हें खबर है कि वोटर क्या कर रहा है। कोई वोटर किसी भी जाति वर्ग का बंधुआ गुलाम नहीं है आपका। वो थाली देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और बिहार में जब वो आते हैं तो नौकरी मतलब तेजस्वी देख रहा है, और इससे परेशानी है, इससे उनके चेहरे पे हताशा है। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जिनके आगे वर्तमान लिखा हुआ है ना, वो भूतपूर्व। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांडा पीएम मोदी के लिए वोट मांगने निकली हैं। अपनी बुलेट पर उन्होंने वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा की। वहीं हम आपको बता दें, अभी तक ये 65 दिनों में 21,000 किलोमीटर बुलेट से यात्रा कर चुकी हैं। वहीं वाराणसी पहुंचकर उन्होंने लोगों को ये खास संदेश भी दिया है। तमिलनाडु में शुरू किए हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली में हमने समापन किया है। खासकर ये 2 दिन का जो दौरा है, नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने दिल्ली में समापन होने के बाद आए हैं। यहाँ जो शिवानंद जी राय जी है, उसकी नेतृत्व में तमाम युवाओं के साथ यहाँ हमको एक बुलेट कार्यक्रम रखा गया है। तो पूरा देशवासियों को हमारा एक ही संदेश रहा और है, तो हम देश के लिए और धर्म और देश की रक्षा हम चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। यही मकसद के साथ पूरा देश में मैं मैसेज दिया हूँ। आज मैं वाराणसी पहुँची हूँ। आज क्या कार्यक्रम? वाराणसी में ही वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी का नारा देते हुए पूरा वाराणसी में शिवानंद जी का जो नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया गया है। तो इस रैली को पूरा वाराणसी में करके इस मैसेज को दे रहे हैं कि जैसे पूरा देश में कहीं ना हो, बहुत ज़्यादा परसेंटेज से लोग बाहर आए, अपना मतदान दे और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को पूरा भारत में एक ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट बनाना है। इसी मैसेज देते हुए हम आज वाराणसी आए हैं। मातृशक्ति को क्या मैसेज है, क्योंकि आप मातृशक्ति से और अकेले इस तरीके से दिक्कत भी हुई होगी? जी देखिए, मैं यही बोलती हूँ कि महिला अबला नहीं है, सबला है। जो माँ सब कुछ है, माँ में सबका स्वरूप माँ है।
और वो मातृशक्ति जो चाहती है, जो ठानती है, उसको कर दिखा सकती है। तो बाकी नेगेटिव चीज़ों को हम बाहर हटाते हुए हमारे अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको बाहर निकाल के हर महिला को आगे आना चाहिए। और कोई फालतू डिप्रेशन और कोई बोलता है कि उदास चीज़ों को हटा के अपनी बल पर निर्भर होके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही हमको हमारा मैसेज है। इजरायली सेना लगातार रफा के केंद्र की ओर बढ़ रही है। इजरायली सेना ने दूसरे दिन भी रफा पर रात भर गोले बरसाए, जिसमें कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। रफा में 3 सप्ताह के जमीनी युद्ध के बीच बख्तरबंद गाड़ियों और मशीन गनों से लैस इजरायली टैंक पहली बार रफा के केंद्र अल अफ्सा मस्जिद के पास देखे गए। मिजोरम में चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण हो रही भारी बारिश के बीच आइजल जिले में मंगलवार सुबह पत्थर की खदान दे जाने से 2 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। 6-7 अन्य लापता हो गए। घटनास्थल से 2 लोगों को बचाया गया है। इस दुर्घटना शोक जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। मिजोरम में पुलिस महानिरीक्षक अनिल शुक्ला ने कहा कि हमने 17 शव बरामद किए हैं। आशंका है कि 6 और 7 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। भारी बारिश के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। पुलिस ने बताया कि बारिश में राज्य में कई स्थानों पर भी भूस्खलन हुआ है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।